नमस्कार विद्यार्थियों। क्योंकि कहना ज़रूरी है सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में आज हम सिद्धेश्वर सिंह जी के साथ हैं। ये YouTube कविता वीडियोस मैं अपने शोधार्थियों के लिए बना रही हूँ, जिसमें मैं हर श्रृंखला में एक नए कवि को लेकर आती हूँ। कवि वो नया या गया नहीं होता, उसकी रचनाएं सतत चल रही होती हैं। एक ज़रूरी कवि को लेकर आती हूँ जो अपनी रचनाओं के ज़रिए आपको एक नई जद्दोजहद, एक नई जूझ और ऊब खूब अपने आसपास इर्द गिर्द फैली हुई, अपने परिवेश में पसरी हुई चीज़ों को शिनाख्त करता है। और केवल शिनाख्त नहीं करता, बल्कि वो आपके सामने बहुत ईमानदारी से, पूरी निष्ठा और पूरी प्रतिबद्धता से रख देता है ज्यों का त्यों अपनी रचनाओं में। सिद्धेश्वर जी गाजीपुर उत्तर प्रदेश में जन्मे। इन्हें खासी पहचान मिली कर्मनाशा कविता संग्रह से। हालांकि अनुवाद का काम भी करते हैं। इनका जन्म गाजीपुर उत्तर प्रदेश में ज़रूर हुआ। वहाँ उन्होंने मिर्चा गांव में अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली। हिंदी कथा साहित्य के आंदोलन इस विषय पर इन्होंने PhD किया और बतौर वरिष्ठ प्राध्यापक सेवारत हैं। हथिया, नक्षत्र एवं अन्य कविताएं और कर्मनाशा इनकी 2 कविता संग्रह आ चुके हैं। इनकी कविताएं हों, कहानियां हों या अनुवाद, आलेख, तमाम आलोचनात्मक आलेख, ये विभिन्न समसामयिक ज़रूरी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। इन्होंने लोक भाषा सर्वेक्षण टीम के सदस्य के रूप में उत्तराखंड की थारू भाषा पर काम किया है। विश्व कविता में अन्ना अख्मतोवा, निज़ार कब्बानी, ओरहान वेली, वेरा पावलोवा, हालिना पोइस्तास्तोस्का, विली कॉलिंग्स और अन्य प्रमुख कवियों की कविताओं के हिंदी अनुवाद में भी योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त वह कर्मनाशा एक ब्लॉग का संचालन करते हैं। इसी नाम से इनका एक कविता संग्रह भी है। मैं उस पर भी थोड़ी सी बात करूंगी। अपने विद्यार्थियों में सिद्धेश्वर जी खासे लोकप्रिय हैं। इनके विद्यार्थी इनसे केवल पाठ्यक्रम नहीं, बल्कि जीवन में जो इधर उधर अनुभूतियां हैं, जो स्मृतियां हैं, जो संवेदन हैं, उनको पकड़ने और चिन्हने की कोशिश करते हैं। बकौल इनकी एक विद्यार्थी, मैं थोड़ा सा शोध कर रही थी, तो वो स्वीकारती हैं कि सिद्धेश्वर सर चाहे अभिनय हो या नाटक एकांकी हो, उसकी स्क्रिप्ट लिखने से लेकर निर्देशन तक, संयोजन तक हर चीज़ में सक्रिय भागीदारी निभाते रहे। इंटर हॉस्टल एसोसिएशन का हो, आइडिया हो, या उसको अस्तित्व में लाना हो, या तमाम गतिविधियां जिसमें वो एक्टिव पार्टिसिपेंट के रूप में हमेशा जुड़े रहे। वामपंथी, दक्षिणपंथी छात्र नेताओं की मारपीट हो, लड़ाई झगड़ा हो, आपसी मनभेद मतभेद हो, इसको सुलझाने में भी सर मध्यस्थता करते रहे। और इस वजह से विद्यार्थी और इस एक बड़ा तबका, बड़ा समूह उनको जानता पहचानता है, सब में लोकप्रिय हैं। इस सब के बीच हमेशा वे एक अच्छे क्या कह सकते हैं, सीनियर की तरह हमेशा दिखाई देते हैं। हमेशा अपने ज़रूरी सुझाव के साथ, ज़रूरी परामर्श के साथ। हाँ, वो थोड़ा दूर से अपने राय रखते हैं, पर उनकी छवि हमेशा एक अजात शत्रु की रही है। तो मुझे लगा कि ये कोट तो अपने शोधार्थियों के लिए देना चाहिए, अजात शत्रु, क्योंकि आपने पढ़ा है तो आप रिलेट कर सकेंगे। तो उनकी एक व्यक्तिगत पहचान के रूप में मैंने ये चाहा कि आपको बताऊं। इनकी पहली कविता है भरथरी गायक, जो मेरी पसंद की है। 5 कविताएं मैंने ली हैं। वे भरथरी गायक थे, पता नहीं कहाँ चले गए सारंगी बजाते बजाते। वे अक्सर अवतरित होते थे गांव की कच्ची गैल पर, और ठूठी टहनियों पर खिल जाते थे गेरुआ फूल। मनसायन हो जाते थे घर द्वार। मनसायन मतलब मन को लुभावन, जहाँ मन बटोर कर मन के साथ रहा जाए, जहाँ मन भावन लोगों के संग। उनके आने से और हरियर हो जाती थी फसलें, और हरियर। अब देख रहे हैं, ये देशज शब्द ये आप पाठ्यक्रम में बहुत पढ़ते दोहराते हैं। दरअसल ये जीवंत शब्द हैं, ये प्रचलन के शब्द हैं, ये प्रयोग, ये लोक शब्द हैं, लोगों के रोज बोल व्यवहार बर्ताव के शब्द हैं।
उनके आने से और हरियर हो जाती थी फसलें, कुएं के जल में भर जाती थी और मिठास। दिन की तो बात ही क्या, रात में ज्यादा उजले दिखाई देते थे चांद तारे। वे सुनाते थे वैराग्य की कथाएं, किन्हीं बीते युगों के राजा रानियों और जोगियों की। माया मोह से बंधे गृहस्थों में जगा जाती थी जीवन का सुरीला राग। वे जादूगर थे सचमुच के, वे जादूगर थे सचमुच के, अपनी गुदरी में बांध कर ले जाते सबके दुख। उनके आने से थोड़ा पास सरक आता, दिखता था सुख। लाजवाब पंक्तियां। वे भरथरी गायक थे। वे हमेशा इसलिए नहीं आते, वे शायद इसलिए नहीं आते अब कि दिनों दिन भारी होती जा रही दुखों की खेप और मन को उदास कर जाती है सारंगी की आवाज। वो मनमेल रहे ही नहीं। वो साझा संस्कृति, साझा व्यवहार, साझा दुख सुख का निबाह, वो एक दूसरे को चिन्हना जानना, मान मनुहार बोल बर्ताव, एक दूसरे से लाग लगाओ, एक दूसरे की पीड़ा को पर पीड़ा को सोख लेने की वो कुबत काबिलियत लोगों में रही नहीं। परिवेश भी वैसा नहीं रहा, वो समय ऐसा नहीं रहा। तो सारंगी की आवाज और अधिक करुण और अधिक पीड़ा जगा जाती है। हम उसके आदी रहे नहीं। और भरथरी गायक भी अब डोल डोल कर दुख हरण की तरह दुखों को हरते हुए कहीं दिखाई नहीं देते। ये जैसे लुप्त प्राय प्रजातियां हैं, ये हमारे आसपास से अपने आप सिमट गई अपने में, और हमारे अब सुख दुख और भारी होकर उस प्रक्रिया में हम और आफत के साथ और दोगुने चौगुने भार और बोझ को ढो रहे हैं। बहुत अच्छी कविता। अगली कविता है कविता का काम। यहाँ सिद्धेश्वर एक अध्यापक के जैसा नजर आते हैं मुझे, और कविता की प्रक्रिया पर और कविता क्या उसकी उपादेयता पर, कविता का मोटिव क्या है, कविता करना चाहिए क्या, कविता को कहाँ तक पहुँचना चाहिए, जिनके सुख दुख की बयान कविता में दर्ज है उन तक पहुँचे तो क्या काम कर जाए कविता। कविता में मन रमता है, मन में रमती हैं कविताएं। जीवन का गद्य कुछ हो जाता है आसान, गद्य जीवन जीना। इत सिद्धम के मुहाने तक पहुंचते दिखते हैं रोजमर्रा के कामों में। निर्मेय प्रमेय हो सकता है या आत्मतोष हो या फिर कोई स्वनिर्मित शरण्य, फिर भी कविता में मन रमता है। इनका मन कविता में रमता है तो कविता में ही क्यों थाह मिलती है। सिद्धेश्वर इस पर बात करते हैं। कविता में मन रमता है, मन में रमती है कविताएं। कामकाज के बीच समय मिले यदि थोड़ा तो खुल जाती है कविता की किताब, या फिर शुरू हो जाता है अधूरी कविताओं का पूरा करने का काम। यह न भी हो तो सोच की सीढ़ियों से चुपचाप उतरते आते हैं पंक्तियों के पांव। सहकर्मी मुस्कुराते, कनखियों से देखते बार बार, ऐसे जैसे कि मैंने चुरा लिया हो कोई ज़रूरी गोपनीय दस्तावेज और चुपके से उसकी नकल कर रहा हूँ तैयार। कक्षा से लौटता हूँ चौक से सने हाथ लिए, अभी अभी पढ़ाया है काव्यशास्त्र, ज़हन में अब भी मथ रहा है रस सिद्धांत। पता नहीं ये कैसी निष्पत्ति है, पता नहीं किस किस्म का साधारणीकरण, किस ढाफ रूम तक बात बहस करते साथ चले आए हैं भरत मुनि। बाथरूम में हाथ धोने जाता हूँ तो मिल जाते हैं विद्यापति गुनगुनाते, सखी है कि पूछा से अनुभव मोए। अलमारी खोलता हूँ तो वहाँ से आवाज़ देते हैं घनानंद, तलवार की धार पे धावलो है। और मैं हो जाता हूँ लगभग सावधान, गोया कविता लिखना हो कोई खतरनाक काम। निश्चित तौर पर कविता लिखना एक जिम्मेदारी का काम है, दोगुनी जिम्मेदारी का काम है। ऐसे ही चल रहा है जीवन, ऐसे उभर रहा है राग विराग, ऐसे ही निभ रहा है कविता का साथ। गुणीजन भले ही माने इसे पुनरुक्ति दोष, फिर कहूँगा कि कविता में मन रमता है, मन में रमती है कविताएं। बेहतरीन कविता। अगली कविता है कवि की नदी। ये कवि पहाड़ों पर, प्रकृति पर चूँकि बहुत घूमा है, बहुत घुमंतु भ्रमणशील रहे हैं, और उन स्मृतियों को, सुधियों को ताज़ा करते हैं कागज़ पर। वो दृश्य जो सदा के लिए खुप गए उनके मन में, उसको वो आप सहृदय समाज के लिए भी दस्तावेजीकरण कर देते हैं। कवि की नदी। पता नहीं यह कब से है, आई कहाँ से, अवतरित हुई किसी अन्य लोक से, या फिर जन्मी यहीं की मिट्टी पानी से। जो भी जैसा भी हो रहा हो इतिहास, मुझे कुछ कुछ पता है इसके होने का।
इसने यहीं के पत्थरों को पुचकार कर राह बनाई सजल होने की, और लहर दर लहर उभरती रही कविता की धार। यह कवि की नदी है, यह कवि की नदी है, इसे प्यार से देखा जाना चाहिए चुपचाप। असंख्य नदियां हैं इस धरा पर, मनुष्यों की अशेष रिवण में कवियों की गिनती का भी नहीं हो कोई पारावार। कविता से बाहर आकर कभी ध्यान से सुनो अगर, कविता से बाहर आकर कभी ध्यान से सुनो अगर, इस पर बने पुल से गुजरती रेलगाड़ी को तो साफ सुनाई देगा मैं नदी, मैं केन, मैं कवि, मैं किदार। बेहतरीन कविता। अगली कविता एक प्रक्रिया पर है, एक जिसे कहते हैं ना सततता, कंटिन्यूटी, चलना। चलता रहा कछुआ चाल अपनी मौज में, आसपास खूब उछाले भरते खरगोश। मैं कछुआ चाल और वो खरगोश, आसपास गति थी, भागम भाग थी, होड़ थी, प्रतिस्पर्धा थी, और मैं अपनी धुन में। मैं बताना भूल गई, सिद्धेश्वर जी को जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, उनकी कविताओं का जो मिजाज देखती हूँ मैं, उस तेवर को जब चीनने की कोशिश करती हूँ, तो सिद्धेश्वर जी का किसी अपने समकालीन से कोई मुठभेड़ या मैं क्या कहें कि कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है, अपने आप से है। हर दिन एक नया कदम, लेकिन अपने आप से वो संघर्षशील है। वो किसी से होड़ या किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, अपने से ही है, अनूठे हैं। तो चलता रहा कछुआ चाल अपनी मौज में, आसपास खूब उछाले भरते खरगोश। आंधियां आई तो डर पाजी, लेकिन थाम ली वह छरहरी शाख जिस पर टिका हुआ था घोंसला अपनी पूरी ताकत से। आहा, इकास एक विश्वास। पानी बरसा तो तान लिया हथेलियों का चंदोवा, नम होती रही भाग्य रेखा, पर छूटी नहीं आस की पतली डोर। शब रोज के इस तमाशे में पास बैठे बतियाते रहे गालिब। हम चलते रहे थोड़ी दूर तक, हर एक रोज रौ के साथ, तेज रौ के साथ, लेकिन हर बार होती रही राहजन की पहचान। हाँ, एक सचेत ऑब्जर्वर की तरह, एक पर्यवेक्षक की तरह सिद्धेश्वर अपने आसपास से सचेत रहते हैं और सचेष्ट रहते हैं। अपने इर्द गिर्द बहुत तेज चाल चलने वाले, बहुत गति पकड़ने वाले, बहुत तीव्रता रखने वाले, बहुत तेजी से भागने वालों की शिनाख्त कर लेते हैं, उनकी पहचान कर लेते हैं। तो जो राहजन हैं, जो सहयात्री हैं, जो साथ चल रहे थे और भाग रहे थे, हाँफ रहे थे, दौड़ रहे थे, न जाने मालूम कहाँ पहुँच जाना चाहते थे, उन सब की शिनाख्त भी करते चलते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इन कविताओं में एक शांत कछुए सा, अपनी ही राह, अपनी ही मंजिल, अपना ही प्रक्रिया, प्रोसेस, मतलब जो राह में जो सतत रहने में, लगातार रहने में सुख है, वो किसी भागम भाग में नहीं है, कहीं पहुंचने की कोई होड़ नहीं है। एक बड़ा विनीत, विनयशील कवि है, जैसे जो अपने जीवन के प्रति, अपने जीवन में आई आसपास जो परिस्थितियां हैं, जो उसे जो कुछ अब तक मिला है, उसके प्रति बहुत कृतज्ञ भाव से, तमाम तरह के औरा से, वर्चस्व से, न रसूख से, आगा पीछा, आड़ा तिरछा से मुक्त है, अहंकारों से मुक्त है, और अपनी जमीन खुद बनाता है, अपनी राह खुद पकड़ता है, और अपनी चाल भी खुद तय करता है। बड़ी मजबूती से पांव जमाए टिकाए, धीरे धीरे, धीरे धीरे रे बना, धीरे ही सब हो। तो एक ऐसे मनोयोग में रमा हुआ कवि है, जहाँ किसी से उसका कोई बैर नहीं, कोई दुराव नहीं, वो बस अपनी ही धुन में है। और यही तो अजातशत्रु है, जो इनके विद्यार्थी भी कहते हैं। इस संग्रह में आप देखें, जो कर्मनाशा इनका संग्रह आया, छोटी छोटी कविताएं हैं। आप देखें कि वो छोटी छोटी कविताएं बल्कि ज़्यादा अपील करती हैं, आपको अपनी ओर खींचती हैं, जैसे हकाती हैं, बुलाती हैं, क्योंकि वहाँ रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, बहुत जिसे हम कई बार अनदेखा कर देते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को कविता में आप ढूंढ निकालेंगे, वो उसका कंटेंट बनता है, उसका विषय वस्तु बनता है। बेमतलब सी चीज़ें, जीवन में कई चीज़ों को हम ऐसे ही लेते हैं कि अरे ये से तो अनदेखा किया जा सकता था, अरे इसका भी क्या कितना महत्व, लेकिन उन बेमतलब सी चीज़ों को वो कैसे अपनी सुधियों से सराबोर कर, कैसे अपने मर्म और संवेदना से अर्थपूर्ण बना देते हैं, बल्कि अर्थों की गूंज दे देते हैं, ये सिद्धेश्वर कर सकते हैं। तो ये इस जो प्रक्रिया है में सुख पाते हैं वो,
कहीं पहुंचने की हड़बड़ी नहीं है। और इस प्रक्रिया में, इस आम दिनचर्या में, इस आम से लगते जीवन में जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता, रस खोज लेते हैं, अर्थ खोज लेते हैं और संतोष से लबालब कर देते हैं। तो तमाम अस्वीकार, तमाम असहमतियों और तमाम असंतोष की टक्कर में सिद्धेश्वर खड़े दिखाई देते हैं मुझे। एक अगली कविता है सहयात्री मुक्तिबोध। मुक्तिबोध कवि मुझे भी बहुत पसंद हैं और इस कविता से मुझे समझ में आया कि सिद्धेश्वर जी को भी मुक्तिबोध बहुत करीब होंगे। वो मुक्तिबोध की परछाई इन पर पड़ती होगी और ये उनसे बहुत कुछ लेते होंगे। राजनद गांव पर कुछ धीमी हुई रेलगाड़ी, झपट कर डिब्बे में सवार हो गए मुक्तिबोध। लगे पूछने, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? मैं क्या कहता, नहीं सूझा कोई त्वरित व माकूल जवाब। वे मुस्कुराए, बतियाते रहे देर तक, लगभग आत्मालाप जैसा, कुछ असंबद्ध बेतरतीब। मुक्तिबोध, और जब नागपुर आया तो उतर गए तेजी से, यह कहते हुए कि सुनो, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़। चांद का मुंह अब भी टेढ़ा है और खतरे कम नहीं हुए हैं अंधेरे के। आप देख रहे हैं ये पंक्तियां महत्वपूर्ण, बहुत ही बार बार प्रयोग में लाई जाने वाली ये पंक्तियां हैं। एक पंक्ति ही मुकम्मल कविता है और वो पंक्तियों का कौल जाना सिद्धेश्वर के दिमाग में, मुक्तिबोध की स्मृति आ जाना, और स्मृतियों के सहारे ही तो, यही तो हमारे टूल्स हैं, इसी से तो हम और अपनी को धार देते हैं, अपनी रचनात्मकता को। यह नागपुर था, संतरों के चटख रंग बिखरे हुए थे चारों ओर, इसी रंग में घुलती चली जा रही थी हर चीज। एक बार को मन हुआ कि स्थगित कर दूं यात्रा, चला जाऊं वर्धा या पवनार, गांधी और विनोबा की स्मृतियों में डूबकर मुक्त होने की कोशिश करूं रोज रोज के खटराग से। यह भी सोचा कि फोन लगाऊं कवि बसंत त्रिपाठी को, चौंका दूं कि देखो तुम्हारे शहर से गुजर रही है मेरी रेल और मैं बस याद कर रहा हूं तुम्हारी कविताओं को। यह अलग बात है कि कुछ और कह गए मुक्तिबोध। थोड़ी देर पहले अलसा गया वातानुकूल की सुशीतल हवा में, सोचा कि भोपाल में उतर लूंगा, देख आऊंगा भारत भवन का जलवा। अगरचे वह अब भी हो बरकरार। पूछ लूंगा कि कहाँ है काम पर जाते हुए बच्चे जो बताए गए थे राजेश जोशी के हवाले से। फिर सोचा, भागवत रावत तो अब रहे नहीं, आखिर किससे मिलेगा जी को तनिक आराम। छोड़ दिया है यह विचार भी और देखता रहा खिड़की के शीशे के पार। दूसरी ओर एक दुनिया थी जिसके होने का बस आभास, गोया कि प्रति संसार प्रति संसार, पैरेलल, बिल्कुल आगे, बिल्कुल अनूठा, अपनी तरह का अलग, एक फैब्रिकेटेड, एक कॉन्क्रीट प्रति संसार। गुजरा ग्वालियर, गई झांसी, छूटा मुरैना, धौलपुर, पता नहीं कब निकल गए आगरा, मथुरा, और दिल्ली के स्टेशन पर खड़ी हो गई अपनी ट्रेन। तो ये जो अपने विचारों में, अपने दिलो दिमाग में छाए हुए होते हैं इन व्यक्तित्व की, अब आप देखेंगे सिद्धेश्वर ने उन सबको अपना सहयात्री बना लिया। उन सब की स्मृतियों और सुधियों में लगातार यात्रा कट गई, यात्रा पूरी की। लेकिन ये जो छोटे छोटे पड़ाव आए और उन पड़ावों से जुड़े जो अनुभव हुए सिद्धेश्वर को, कवि ने उन सबको कितनी आत्मीयता से गूंथा, किससे क्या लिया, क्या पाया, किसको कहाँ खो दिया, कौन सा विचार कब सही समय पर हाथ थाम गया, कौन सा बोध आपको ऊपर उठा गया और कौन सी राह आपको आगे लेकर चलती रही। सिद्धेश्वर ने उस सबको बाकायदा बिना अरुचिकर किए उसकी गणना की है। बहुत शुक्रिया।